तो प्रिंसिपल हमारा क्या कह रहा है कि एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑफरी टू द ऑफरर सो एज टू गिव राइज टू अ बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। भाई जो एक्सेप्टेंस है, जब कोई इंसान एक प्रपोजल दे रहा है, किसी चीज को प्रपोज कर रहा है, कोई ऑफर दे रहा है, तो जो इंसान उस ऑफर को, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है, उस एक्सेप्टेंस को वो क्या करे, वो उस ऑफरर को, ऑफर करने वाले आदमी को, प्रपोजर को क्या करे, कम्युनिकेट कर दे, ताकि एक बाइंडिंग ऑब्लिगेशन बन सके। ठीक है, द एक्सप्रेशन बाय द ऑफरी टू द ऑफरर इंक्लूड्स कम्युनिकेशन बिटवीन देयर ऑथराइज्ड एजेंट्स। ठीक है, तो ऑफरी ऑफरर को कम्युनिकेट करे, इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें अगर ऑफरी का जो एजेंट है वो ऑफरर के एजेंट को भी कम्युनिकेट कर रहा है तो भी वो बाइंडिंग माना जाएगा। ठीक, चलिए भैया ठीक है, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। अब देखते हैं फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या कह रहा है कि एक्स मेड एन ऑफर टू बाय वाइज प्रॉपर्टी फॉर अ स्टिपुलेटेड प्राइस। एक्स ने एक ऑफर बनाया किया, किसको, वाई को, किस चीज के लिए, एक स्टिपुलेटेड प्राइस के लिए। ठीक है, कि मैं इतने इतने पैसे में आपकी प्रॉपर्टी खरीद लूंगा। वाई एक्सेप्टेड इट एंड कम्युनिकेटेड हिज एक्सेप्टेंस टू जेड अ स्ट्रेंजर। वाई ने क्या किया, उस चीज को एक्सेप्ट किया और उसे किसे कम्युनिकेट किया, जेड को कम्युनिकेट किया। और जेड कौन है, जेड एक स्ट्रेंजर है। क्या है जेड, जेड एक स्ट्रेंजर है, ना ही वो एजेंट है, नाइदर, ठीक है, नाइदर द ओनर नॉर हिज एजेंट। ठीक, ना ही वो ओनर है, ना ही वो एजेंट है, वो क्या है, वो एक स्ट्रेंजर है। क्या है वो एक स्ट्रेंजर है, ना ही वो ओनर है, ना ही वो उसका एजेंट है। ठीक, चलिए तो भैया अब एक बात बताइए, हमारा प्रिंसिपल क्या कह रहा है। हमारा प्रिंसिपल कह रहा है कि एक्सेप्टेंस जो ऑफरर से ऑफरी को जाना चाहिए, और हो सकता है तो ऑफरर का, ऑफरी का जो ऑथराइज्ड एजेंट है वो ऑफरर के ऑथराइज्ड एजेंट को भी वो चीज कम्युनिकेट कर सकता है। तो ऐसा माना जाएगा कि ऑफरी ने ही ऑफरर को किया है। ठीक है, तो हमें तो क्या करना है, हमें तो अपने प्रिंसिपल से बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना है। ठीक है, क्या करना है, हमें बिल्कुल प्रिंसिपल से स्टिक करके रहना है। तो अगर हमें स्टिक करके रहना है अपने प्रिंसिपल से, तो यहाँ पे तो ये क्या कह रहा है कि स्ट्रेंजर को उसने कर दिया। अब स्ट्रेंजर को कर दिया तो क्या ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस होगी, नहीं होगी। तो क्या वो एग्रीमेंट बनेगा, नहीं बनेगा। तो ऑप्शन सी बोल रहा है कि इट रिजल्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट, डी बोल रहा है इट रिजल्टेड इन अ प्रॉमिस, और ए बोल रहा है कि रिजल्टेड इन एन एग्रीमेंट। लेकिन ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, वाइज एक्सेप्टेंस डिड नॉट रिजल्ट इन एन एग्रीमेंट। ठीक है, तो अब आप एक बात बताइए, हमें ये तो पता ही है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, एक्सेप्टेंस नहीं हुई है, तो ना प्रॉमिस, ना कॉन्ट्रैक्ट, ना एग्रीमेंट। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा हमारा सही जवाब, हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक, कि वाइज एक्सेप्टेंस डिड नॉट रिजल्ट इन एनी एग्रीमेंट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का प्रिंसिपल आपका कह रहा है कि एक्सेप्टेंस शुड बी मेड व्हाइल द ऑफर इज स्टिल सबसिस्टिंग। एक्सेप्टेंस कब होनी चाहिए, जब तक कि ऑफर सबसिस्ट कर रहा हो, मतलब ऑफर अभी भी एग्जिस्टेंस में हो। द ऑफरर इज फ्री टू रिट्रैक्ट हिज ऑफर एट एनी टाइम बिफोर हिज ऑफर गेट्स एक्सेप्टेड बाय द ऑफरी। ऑफरर जो है वो फ्री है, वो ऑफरी के एक्सेप्ट करने से पहले पहले किसी भी टाइम क्या कर सकता है, अपने ऑफर को विड्रॉ कर सकता है। वंस द ऑफर इज विड्रॉन और इज लैप्स्ड, एक बार ऑफर विड्रॉ हो गया और लैप्स हो गया, इट इज नॉट ओपन टू बी एक्सेप्टेड सो एज टू गिव राइज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई एक बार अगर वो लैप्स हो गया या फिर विड्रॉ हो गया तो उसके बाद वो एक्सेप्टेंस के लिए ओपन नहीं रहता और आप उसे एक्सेप्ट करके कॉन्ट्रैक्ट को नहीं चालू कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हैं। सिमिलरली इफ अ टाइम इज प्रिस्क्राइब्ड विद इन विच द ऑफर इज टू बी एक्सेप्टेंस, अगर कोई टाइम प्रिस्क्राइब किया गया है कि आपको भाई इतने समय में ही इस ऑफर को एक्सेप्ट करना है,
देन द ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। तब क्या होगा, ऑफर प्रिस्क्राइब्ड टाइम में ही एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। एंड इफ नो टाइम इज प्रिस्क्राइब्ड देन द एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड विद इन अ रीजनेबल टाइम। और अगर कोई टाइम प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है तो क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेंस जो कि एक रीजनेबल टाइम में एक्सेप्ट हो जानी चाहिए, पूरी हो जानी चाहिए। व्हाट इज अ रीजनेबल टाइम? रीजनेबल टाइम क्या होता है? इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। भाई रीजनेबल टाइम क्या होता है? एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है विच इज टू बी डिस्क्राइब्ड बाय टॉकिंग इनटू अकाउंट ऑल द रिलेवेंट फैक्ट्स एंड सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस। तो भाई रिलेवेंट टाइम क्या होता है? ये एक रीजनेबल टाइम क्या होता है? एक रेलिवेंट फैक्ट है। उसे हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? हम उन सारी चीजों को, उन सारे रेलिवेंट फैक्ट्स को, सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस को क्या करते हैं, एक उसमें लेते हैं, अंडर कंसिडरेशन लेते हैं, ठीक है, उसे अकाउंट में लेते हैं और बाय कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन अकाउंट वी डिटरमाइन द रीजनेबल टाइम। चलिए फैक्ट्स देखते हैं। फैक्ट्स क्या कह रहा है कि एक्स मेक्स एन ऑफर टू वाई टू सेल हिज इक्विपमेंट फॉर ₹1000। ठीक है, एक्स ने ऑफर किया किसे, वाई को, कि मैं अपना इक्विपमेंट आपको 1000 रुपए में बेच दूंगा। नो टाइम इज स्पेसिफाइड फॉर द एक्सेप्टेंस। कोई टाइम एक्सेप्टेंस के लिए स्पेसिफाई नहीं किया गया है। वाई सेंड्स हिज रिप्लाई आफ्टर 2 years ऑफ रिसीविंग द ऑफर। कितने साल बाद उसने भेजा? उसने 2 साल बाद उसने ऑफर की एक्सेप्टेंस भेजी। क्या ये रीजनेबल टाइम है? मुझे तो नहीं लगता। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। There arise a contract between X and Y to sell by the equipment in question for ₹1000. There does not arise in contract between X and Y to sell by the equipment in question for ₹1000. X is bound by his offer and hence cannot reject the acceptance made by Y. There arises a promise Y to buy the equipment. ठीक है, अब देखिए 2 साल कोई रीजनेबल टाइम नहीं होता है ना। 2 दिन 4 दिन, अब एक इक्विपमेंट उसे बेचना है, वो आपको ऑफर करता है, ठीक है। अब 1000 रुपए के इक्विपमेंट के लिए वो 2 दिन 4 दिन 10 दिन वेट करेगा, 15 दिन वेट करेगा, 1 महीना वेट करेगा, बस फिर वो किसी और को बेच देगा। आप अगर सोच रहे हैं कि उसने आपको आज ऑफर किया और आप 2 साल बाद जाके उसको बोलते हैं हाँ मुझे खरीदना, आप मुझे दे दो, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये रीजनेबल टाइम नहीं होगा। तो ऑप्शन ए बोल रहा है देयर अराइज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये तो गलत हो जाएगा। सी बोल रहा है एक्स इज बाउंड बाय इस ऑफर, ये भी गलत हो जाएगा। डी बोल रहा है देयर अराइज अ प्रॉमिस, ये भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी, जो कह रहा है कि देयर डज नॉट अराइज एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड वाई टू सेल बाय द इक्विपमेंट इन क्वेश्चन फॉर ₹1000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का प्रिंसिपल कह रहा है कि माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। माइनर का जो एग्रीमेंट होता है वो क्या होता है? इट इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मतलब कि इट इज वॉइड एब इनिशियो। ठीक, इनिशियल स्टेजेस से ही ये वॉइड होता है। इट कैन नेवर बी वैलिडेटेड, इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इसको कभी भी वैलिड नहीं बनाया जा सकता और इसे कभी भी क्या नहीं किया जा सकता, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स नहीं किया जा सकता। अ बॉय ऑफ 16 years ऑफ एज, फैक्ट्स हैं ये कि अ बॉय ऑफ 16 years ऑफ एज एग्रीज टू बाय अ कैमरा फ्रॉम बी। क्या करता है? 16 साल का बच्चा कैमरा खरीदने के लिए बी, जो कि 21 साल की लड़की है, उससे क्या बोलता है कि हाँ ठीक है, वो एग्री कर लेता है, एग्रीमेंट उन दोनों के बीच में हो जाता है। ठीक, तो अब ये माइनर है, ठीक है, ये भले ही मेजर है। ठीक, तो ये क्या हो गया? ये आपका एग्रीमेंट हो गया वॉइड। प्रिंसिपल हमने अप्लाई किया, माइनर है, वॉइड है, विनोशियो हो गया, बात खत्म। चलिए ऑप्शन पे आते हैं। देयर अराइजेज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी टू सेल बाय द कैमरा इन क्वेश्चन। There arises an enforceable agreement between A and B to sell by the camera in question. There does not arise any contract between A and B to sell by the camera in question. There arises a voidable contract between A and B to sell by the camera in question. देखिए यहाँ पे हमने क्या बात करी कि हमें प्रिंसिपल से स्टिक करके रहना है, प्रिंसिपल सही हो चाहे ना हो। इस क्वेश्चन के लिए तो यही प्रिंसिपल हमारा अलाउड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि इट इज वॉइड एब इनिशियो। ठीक है, अगर ये वॉइड एब इनिशियो है तो मतलब कि वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अब ये वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग है तो ना ये वॉइडेबल होगा, ठीक है, और ना ही ये वैलिड होगा। ठीक,
ये दोनों चीजें नहीं हो सकती। ये सिर्फ क्या हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ वॉइड हो सकता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ वॉइड हो सकता है। ऑप्शन ए कह रहा है देयर अराइजेज अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि ये गलत हो गया। देयर अराइजेज एन एनफोर्सेबल एग्रीमेंट, ये भी गलत हो गया। देयर अराइजेज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये भी गलत हो गया। देयर डज नॉट अराइज ए कॉन्ट्रैक्ट, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन सी सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज ड्यूली सपोर्टेड बाय रियल एंड लॉफुल कंसिडरेशन इज वैलिड। ठीक, एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि क्या है, वो ड्यूली सपोर्टेड है किस चीज से, एक रियल और लॉफुल कंसिडरेशन से, वो क्या होगा, वो वैलिड होगा, नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट दैट द कंसिडरेशन इज इनएडुकेट। भाई उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंसिडरेशन इनएडुकेट है, अगर कंसिडरेशन लॉफुल है और वैलिड है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। ठीक, द क्वांटम ऑफ कंसिडरेशन इज फॉर द पार्टीज टू डिसाइड एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। ये जो कंसिडरेशन का जो क्वांटम है, कौन डिसाइड करता है, ये पार्टीज डिसाइड करती हैं, जब ये क्या करती हैं, जब ये अपना क्या बनाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं। ठीक, एंड नॉट फॉर द कोर्ट्स टू डिसाइड व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज सॉट टू बी एनफोर्स्ड। ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट, ये जो कंसिडरेशन है, ये कौन डिसाइड नहीं करेगा, ये कोर्ट्स डिसाइड नहीं करेंगी। कब डिसाइड नहीं करेंगी, जब ये क्या कर रही होंगी, जब ये वो डिसाइड कर रहा होगा कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करना है या नहीं। An agreement to which the consent of the promisor is freely given is not void merely because the consideration is inadequate। ठीक है, एक एग्रीमेंट जिसमें आपकी कंसेंट फ्रीली आपने दी है, वो सिर्फ इस बेसिस पे क्या वॉइड नहीं हो सकता कि कंसिडरेशन जो है वो क्या है, इनएडिक्वेट है। बट द इनएडिक्वेसी ऑफ द कंसिडरेशन में बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द कोर्ट इन डिटरमाइनिंग द क्वेश्चन वेदर द कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर वाज फ्रीली गिवन। लेकिन जो इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन है, वो कोर्ट कब क्वेश्चन में ले सकता है, जब वो किसी इंसान की कंसेंट को डिटरमाइन कर रहा है कि भाई ये फ्री थी या फोर्सफुल थी, तब वो डिसाइड करते टाइम क्या कर सकता है, वो उस इनएडिक्वेसी को अंडर कंसिडरेशन ले सकता है। ठीक, चलिए फैक्ट्स देखते हैं कि ए एग्रीज टू सेल हिज मोबाइल फोन ऑफ ₹20,000 फॉर ₹100 ओनली टू बी। एज कंसेंट इज फ्रीली गिवन। ए क्या करता है, एग्री करता है अपना 20,000 रुपए का फोन कितने रुपए में बेचने के लिए, 100 रुपए में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसको, सिर्फ और सिर्फ बी को। ठीक है, और उसकी जो कंसेंट है वो क्या है, फ्रीली दी गई है। ठीक है, ये हमारे फैक्ट्स में लिख दिया गया है। ठीक, तो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी बिकॉज कंसिडरेशन इज नॉट एडिक्वेट। तो देखिए कंसिडरेशन एडिक्वेट है चाहे ना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पार्टीज पे है डिसाइड करना कि कंसिडरेशन एडिक्वेट है कि नहीं है। देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी बिकॉज अ मोबाइल फोन वर्थ ₹20,000 कैन नॉट बी सोल्ड फॉर। भाई वो चाहे फ्री में दे दे, ठीक, गिफ्ट कर दे, उसका फोन है, ठीक है, तो वो 100 रुपए में बेचना चाहता है, अगर कंसेंट फ्री है तो आप उसे नहीं रोक सकते। नन ऑफ द अबव। ठीक है, और ए है देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी। तो भाई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ए और बी के बीच में, क्यों हुआ है, क्योंकि उसने बोला कि मैं 100 रुपए में बेचूंगा, उसने बोल दिया ठीक है मैं खरीद लूंगा, और क्या कहते हैं कंसेंट फ्री थी, कंसिडरेशन इनएडुकेट थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कोर्ट को, ना हमें ना किसी और को। क्यों, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द पार्टीज व्हाइल मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट दैट हाउ मच कंसिडरेशन दे वांट टू प्लेस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रिंसिपल, the consideration or object of an agreement is unlawful if it is forbidden by law. Every agreement of which the object or consideration is unlawful is void. भाई जो कंसिडरेशन है और जो ऑब्जेक्ट है एग्रीमेंट का, वो क्या होगा, वो अनलॉफुल होगा इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, अगर वो लॉ से फॉरबिड करता है। एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज लॉफुल इज वॉइड। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसका जो क्या है कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, वो क्या होगा, वो होगा आपका वॉइड। ठीक, चलिए फैक्ट्स देखते हैं। फैक्ट्स क्या कह रहे हैं कि एक्स प्रोमिसेस टू पे वाई ₹50,000। एक्स प्रॉमिस करता है वाई को कितने रुपए पे करने को, 50,000, लेकिन अगर वाई एक क्राइम कमिट करता है तो। एक्स फर्दर प्रोमिसेस टू इंडेमनीफाई हिम। ठीक है, हिम माने कि वाई। एक्स उसे और इंडेमनीफाई करता है किस चीज के लिए, अगेंस्ट एनी लाइबिलिटी अराइजिंग देयर ऑफ। अगर उस क्राइम से कोई भी लाइबिलिटी अराइज होगी तो वो उसके लिए भी उसे इंडेमनीफाई करेगा। वाई एग्रीज टू एक्ट एज पर एक्सेस प्रॉमिस।
y क्या करता है, एग्री कर लेता है x के प्रॉमिस से, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेशन इज करेक्ट, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन x एंड y। देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, अनलॉफुल है, ठीक। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, ऑब्जेक्ट क्या है, कमिटिंग अ क्राइम है, ठीक। तो जहां पे ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो गया वहां पे क्या हो गया, एग्रीमेंट वॉइड हो गया। तो ऑप्शन ए बोल रहा है देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड वाई, हो ही नहीं सकता। देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड वाई विच कैन बी एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, बिल्कुल नहीं एनफोर्स हो सकता। देयर इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड वाई, कैसे भाई, यहाँ पे हमने पहले ही बात कर ली है कि क्या होगा, वो वॉइड होगा। तो देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड वाई विच कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक। एग्रीमेंट तो हुआ है लेकिन वो एनफोर्सेबल नहीं है, कहां पे, कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक। तो बेसिकली इस ऑप्शन का मतलब यही हुआ कि देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड वाई, पर उन्होंने थोड़ा सा घुमा के लिख दिया है कि देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड वाई विच कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का प्रिंसिपल आपका कह रहा है कि द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्शन ऑफ एन एग्रीमेंट इज अनलॉफुल इफ द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। एक कंसिडरेशन और एक ऑब्जेक्ट एक एग्रीमेंट का कब अनलॉफुल होता है, जब कोर्ट उसे क्या रिगार्ड करता है कि इट इज अपोजिंग दी पब्लिक पॉलिसी। एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज लॉफुल इज वॉइड, और ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसकी कंसिडरेशन या फिर ऑब्जेक्ट लॉफुल है वो क्या होता है, वो वॉइड होता है। अभी इस क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमने यही प्रिंसिपल पढ़ा। तो फैक्ट कह रहे हैं कि एक्स प्रोमिसेस टू ऑब्टेन फॉर वाई एन एम्प्लॉयमेंट इन दी पब्लिक सर्विस। भाई एक्स क्या करता है, वाई को प्रॉमिस करता है कि मैं आपको पब्लिक सर्विस में एक एम्प्लॉयमेंट दिलाऊंगा, एंड वाई प्रोमिसेस टू पे ₹5 लाख टू एक्स। वाई क्या करता है, बोलता है अगर आप मुझे एम्प्लॉयमेंट दिलाओगे तो मैं आपको कितने पैसे दूंगा, मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। कौन सा डेरिवेशन करेक्ट है कि भाई देखिए, अब किसी इंसान को पब्लिक सर्विस में जॉब दिलाना बाय अनलॉफुल मींस बेसिकली अनलॉफुल हुआ, अगेंस्ट दी पब्लिक पॉलिसी हुआ, ठीक है। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे नहीं हुआ। ऑप्शन ए बोल रहा है देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड वाई, ऑप्शन बी बोल रहा है देयर इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड वाई, और ऑप्शन सी बोल रहा है देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड वाई विच कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, और ऑप्शन डी बोल रहा है कि देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड वाई विच कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक। तो जो आपका ऑप्शन ए बोल रहा है कि देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गलत। ऑप्शन बी बोल रहा है देयर इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वो भी आपका हो जाएगा गलत। ऑप्शन सी बोल रहा है देयर इज एन एग्रीमेंट, और ऑप्शन डी बोल रहा है देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड वाई। तो यहाँ विच तक तो पूरा सेम है, यहाँ पे आपका आंसर आपको मिल जाएगा कैन और कैन नॉट में, ठीक है। क्योंकि इट इज अगेंस्ट दी पब्लिक पॉलिसी, तो कैन वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा और कैन नॉट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दैट इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन दी कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के आपके सामने प्रिंसिपल को रख रहा है। एक बार आप इस प्रिंसिपल पे बिल्कुल ध्यान लगाइए और देखिए कि ये प्रिंसिपल क्या कहना चाह रहा है। मैं आपके लिए सामने से हटता हूं, आप एक बार प्रिंसिपल को देखिए और समझिए कि प्रिंसिपल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपका कह रहा है कि 2 और मोर पर्सन्स आर सेट टू कंसेंट इफ दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। 2 लोगों को कब कहा जाता है कि उन्होंने अपनी कंसेंट दी है, जब वो एक सेम चीज पे सेम सेंस में एग्री करते हैं, ठीक। कंसेंट इज सेट टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोअर्जन और अनडू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। कंसेंट कब फ्री होती है, जब वो किन चीजों से ना ऑब्टेन की गई हो, फ्रॉड, अनडू इन्फ्लुएंस, कोअर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, ठीक। अब अगर कोअर्जन से, अनडू इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से अगर कोई जो कंसेंट ली गई हो तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल होता है, ठीक है। किसके ऑप्शन पे, उस पार्टी के ऑप्शन पे जिसकी कंसेंट इस इन चीजों से ऑब्टेन की गई है। वहीं पे अगर मिस्टेक से अगर कंसेंट ऑब्टेन की गई हो, ठीक है,
और वो मिस्टेक किस चीज की होनी चाहिए, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, तो क्या होगा, एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। ठीक, ये चीज हम लेक्चर्स में भी देख चुके हैं कि मिस्टेक में वॉइड होता है और बाकी सभी जो भी विशिएटिंग फैक्टर्स होते हैं उनमें आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइडेबल होता है। किस पार्टी के ऑप्शन पे, जिसकी कंसेंट ऐसे करके ऑब्टेन की गई है। ठीक, फैक्ट्स फैक्ट्स कह रहे हैं आपके कि x threatens to gun down y if he does not sell his property worth ₹2 lakh for ₹1 lakh only as a consequence y agrees to sell it as demanded by x। x बोलता है कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा अगर तुमने अपनी 2 लाख की प्रॉपर्टी 20 लाख की प्रॉपर्टी मुझे 1 लाख में नहीं बेची। ठीक है भाई, y डर जाता है और y उसको x को 1 लाख में बेच देता है। अब देखिए यहाँ पे गोली मार दूंगा क्या होता है, गोली मार दूंगा होता है एक ऐसा एक्ट जो आईपीसी प्रोहिबिट करता है, और जो एक्ट आईपीसी प्रोहिबिट करता है वो क्या होता है, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम, कोअर्जन। हम उसे कहते हैं कोअर्जन। ठीक, तो कोअर्जन से यहाँ पे क्या की गई, कंसेंट ऑब्टेन की गई, तो ये जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट है ये क्या हो जाएगा, ये वॉइडेबल हो जाएगा। किसके ऑप्शन पे वॉइडेबल हो जाएगा, किसके ऑप्शन पे वॉइडेबल हो जाएगा, वाई के ऑप्शन पे। तो ऑप्शन ए बोल रहा है देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड वाई, जी नहीं। देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड वाई विच कैन बी एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, बिल्कुल नहीं। देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड वाई विच कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी बोल रहा है देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड वाई विच इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वाई, बिल्कुल सही। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब, हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, ये आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज आर वॉइड। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो किस चीज के रिस्ट्रेन में है, मैरिज के रिस्ट्रेन में है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका वॉइड। वॉइड होते हैं वो एग्रीमेंट जो मैरिज को रोकते हैं। ठीक, एक्स एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद वाई, एक्स वाई के साथ एक एग्रीमेंट में एंटर करता है where under he agrees to marry anybody else other than a person whose name starts with the letter A। ठीक, तो भैया क्या होता है कि यहाँ पे लोग क्या प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे को कि मैं किसी से भी शादी कर लूंगा, बस ऐसी किसी इंसान से शादी नहीं करूंगा जिसका नाम ए से चालू होता है। एंड प्रोमिसेस टू पे ₹1 लाख। ठीक, और वाई क्या बोलता है, उसे 1 लाख पे करने को बोलता है। ठीक, इफ ही एक्स ब्रेक्स द एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या बात हुई है कि भाई मैं किसी भी लड़की से शादी कर लूंगा जिसका नाम ए से शुरू नहीं होता है, बस जिसका नाम ए से शुरू होता है मैं उससे शादी नहीं करूंगा, और अगर मैं इस एग्रीमेंट को तोड़ता हूं तो मैं आपको 1 लाख रुपए पे करूंगा। ठीक, ऑप्शन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड वाई, there is an agreement between x and y which can be enforced by the court of law, there is an agreement between x and y which cannot be enforced by the court of law, there is a voidable contract between x and y। देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज में है। ठीक है, अब हमारा ऑप्शन हमें और कोई तो बात कर नहीं रहा कि एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन होनी चाहिए कि पार्शियल रिस्ट्रेन होनी चाहिए, तो क्या कह रहा है कि भाई रिस्ट्रेन है तो वॉइड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैरिज की रिस्ट्रेन है उससे एग्रीमेंट में, तो ये क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो ए आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, बी आपका एलिमिनेट हो जाएगा और डी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, कि एक ऐसा एग्रीमेंट एक्स एंड वाई ने किया है जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सिएबल नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, एक कैसा एग्रीमेंट एक्स और वाई ने किया है जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सिएबल बिल्कुल भी नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जगह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, देखिए 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो बिल्कुल आप हमें रीच कर सकते हैं। ठीक, और बिल्कुल अपने डाउट्स को सॉल्व करिए। ये जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ इसे आपको एक बार खुद से भी सॉल्व करना है, घर पे समझना है क्या प्रिंसिपल दिया है, क्या फैक्ट्स दिया है, हमने कैसे आंसर को रिड्यूस किया है, इन सभी चीज़ों को देखते हुए समझते हुए आपको आगे बढ़ना है। अभी हम इसके पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी हमने 10 किए हैं, 40 और बचे हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। प्रिंसिपल इसमें दिया हुआ है वाइकेरियस लायबिलिटी का। तो क्या कह रहा है प्रिंसिपल,